ओके स्टूडेंट्स, तो आज अपना टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। ठीक है। हाँ, तो आपने को उसका एप्लीकेशन पढ़ना है। पहले तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गॉस लॉ किस लिए लगाते हैं। तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, गॉस लॉ अपन लगाएंगे टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए अपन क्या करेंगे, गॉस थ्योरम का यूज़ करेंगे। कल मैंने बताया था दो इक्वेशन कंपेयर हो जाएगी। एक इक्वेशन तो बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स आएगी और दूसरा फ्लक्स आएगा गॉस लॉ से। दोनों को कंपेयर कराएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ जाएगा। तो गॉस थ्योरम या जो एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का, बेसिकली कुछ एप्लीकेशन है, लेकिन हर एप्लीकेशन में आप दिखाओगे निकालना क्या होगा, क्या निकालना होगा, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा आपको। यही चीज़ है। ओके, तो अपन शुरू करते हैं। और इसमें आपको सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा गॉसियन सरफेस। सबसे पहले तो गॉसियन सरफेस आपको पता होनी चाहिए कि गॉसियन सरफेस होती कितनी तरह की है। ठीक है। तो अपन यहाँ देखेंगे कि गॉसियन सरफेस है वो काफ़ी तरीके की होती हैं। लेकिन अपन यहाँ बेसिकली यहाँ पे होती क्या है, वैसे ये इमेजिनरी सरफेसेस होती है, इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस होती है। और ये जनरली ये दो तीन तरह की होती है। तो लेकिन मैं थोड़ा यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे अपन यहाँ पे। अगर माना कि पॉइंट चार्ज है, कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज, ठीक है, और पॉइंट पॉइंट चार्ज सॉरी, पॉइंट चार्ज है या फिर स्फीयर है, स्फीयर चार्ज स्फीयर है, चार्ज्ड स्फीयर ऐसे भी हो सकता है, लाइन चार्ज हो सकता है, या और चार्ज्ड सिलेंडर हो सकता है, और तीसरा है, दूसरा है मतलब इस तरह से चार्ज्ड प्लेन सीट। ठीक है। तो इन सब में इसमें जो गॉसियन सरफेस बनेगी, ऐसा अगर एक मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ गॉसियन सरफेस होगी वो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होगी। कैसी होगी, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। जीएस लिख रहा हूँ मैं गॉसियन सरफेस के लिए। यहाँ जो गॉसियन सरफेस जो आपकी होगी वो होगी सिलेंड्रिकल। ठीक है। तो यहाँ पर कैसी होगी, आप सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगी आपको। ठीक है। और गॉसियन सरफेस, और यहाँ से जो आपका है इसका चार्ज प्लेन शीट में जो होगी, या तो यह क्यूबॉइड गॉसियन सरफेस होगी, या इसकी जगह आप वो भी यूज़ कर सकते हो, क्या बोलते हैं ये वाली, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस भी यूज़ करते हो, ड्री 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 सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है। तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस भी हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना भाई। ठीक है। ओके। इन सब चीज़ों के अलावा मैं एक तुमसे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ। कल अपन ने गॉस थ्योरम पढ़ी थी, तो एक आपने बताया एक क्वेश्चन पूछना है, केमिस्ट्री का भी यहाँ यूज़ करना है, फिजिक्स का भी, कि एक क्यूब है, इसके कॉर्नर पे एक चार्ज रखा हुआ है, चार्ज है आपका क्यू रखा हुआ है। ठीक है। आपको ये मेरे के ये उस पे रखा हुआ है, आपको ये सामने वाला जो फेज दिख रहा है ना, ये वाला इस फेज के थ्रू आपको फ्लक्स पता करना है कि क्या फ्लक्स होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एडी चोटी का जोर लगा लेना। ठीक है। ओके। नेक्स्ट अब एप्लीकेशन में अपने पहला एप्लीकेशन देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, मुझे लगता है ये पेन जवाब दे रहा है, ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन डिस्ट्रीब्यूशन।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जाने वाला है। ये पहला एप्लीकेशन है केस 1, ठीक है। ये अपन ना पहला देख रहे हैं भाई अपन। अब देखते हैं कि क्वेश्चन सबसे पहले क्या करना होता है। स्टेप 1, अगर मैं आपको स्टेप बताता जाऊँगा। स्टेप 1 में है ड्रॉ, जो भी कंडीशन होगी ड्रॉ गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन है भाई यहाँ कि एक इनफाइनेट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मैं इसको कर लेता हूँ इनफाइनेट। इस तरह से चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी यहाँ पर लैम्बडा। ओके, हो गया। नंबर 2, स्टेप 2 भी आपको याद रखना है। स्टेप 2 ड्रॉ गॉसियन सरफेस। ये स्टेप 2 है भाई, याद रखना है। ये स्टेप याद रखोगे आपको ये बोर्ड में 5 नंबर का पक्का हो गया। तो मैं ड्रॉ करता हूँ। अब मैंने बताया था कि लाइन चार्ज होती है तो उसका गॉसियन सरफेस कैसी होती है, बताओ। ये भी लिखा पड़ा है, लाइन चार्ज होता है गॉसियन सरफेस कैसी होती है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। तो एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। सपोज इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होगा, इस पॉइंट पी पे, तो इस वजह से एक गॉसियन सरफेस बनाओ जो इस पॉइंट से होते हुए जाते हुए जाए। हाँ, कुछ इस तरह से। ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है। सिलेंड्रिक ये गॉसियन सरफेस है, कैसी है, गॉसियन सरफेस है। ओके, इससे ये पॉइंट पी ले लिया जहाँ पता करना था आपको। तो ये हो गया। इस गॉसियन सरफेस की रेडियस जो है वो आर है और इसकी जो लेंथ है दैट इज एल। ये इस गॉसियन सरफेस की खास बात होगी भाई, बता दिया आपने, ठीक है। एक सिलेंडर है भाई, इसके चारों तरफ एक तरह से। अब एक बात आपको और देखनी है कि स्टेप 3, अब मैं बता देता हूँ आपको। स्टेप 2 तक हो गया, पहला ये कर दिया। दूसरा ये गॉसियन सरफेस बनानी। गॉसियन सरफेस आपको देखनी है कि जैसा डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग गॉसियन सरफेस बनेगी। अगर स्फीयर है या फिर पॉइंट चार्ज है तो स्फेरिकल बनेगी, और लाइन चार्ज या सिलेंडर है तो सिलेंड्रिकली बनेगी, और प्लेन सीट है तो क्यूबॉइड या फिर सिलेंड्रिकल, ठीक है। स्टेप 3 हो गया। इसके बाद आपको करना है आइडेंटिफाई सरफेसेस। ठीक है, आइडेंटिफाई, क्या लिख रहा हूँ मैं, आइडेंटिफाई सरफेसेस। आइडेंटिफाई का मतलब क्या क्या आइडेंटिफाई करना सरफेसेस का। तो कितनी सरफेस से बना होता है सिलेंडर 3 सरफेस से मिलकर होता है। देखो, एक तो ऊपर वाला सर्कल, ठीक है, ऊपर वाला सर्कल, एक ये नीचे वाला सर्कल, 2 सर्कल हो गए, और एक ये कर्व्ड सरफेस। तो कितनी सरफेस होगी, 3 सरफेस से मिलकर बना होता है। तो आइडेंटिफाई कर लिया आपने। क्या क्या नाम दे देता हूँ मैं इसका देता हूँ S1 दे देता हूँ, इसका S2 दे देता हूँ, और इसका S3 दे देता हूँ। हो गया। फिर है आइडेंटिफाई सर्विसेज एंड ड्रॉ करना है या स्केच करना है स्मॉल सरफेस एरिया वेक्टर ऑन ईच सरफेस। ये वैसे वहाँ बोर्ड में मत लिख देना ये पॉइंट, बस याद रखने के तरीके बता रहा हूँ आपको तो ऐसे एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरह से हमने लिया है। जो आप स्टेप करते जाओगे वो करते जाना यहाँ पे, लेकिन ये आपको याद रखने के तरीके कि स्टेप 1 में क्या करना था, स्टेप 2 इसके बाद ऐसे करते जाना, ठीक है। इसको अपनी लैंग्वेज में बना के रखना था, ऐसे नहीं लिखना होता, ठीक है। या ऐसे बन भी सकते हो, लेकिन थोड़ा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि ड्रॉ ये स्टेप 2 ड्रॉ क्वेश्चन, फिर ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर अलग तरीके से भी, मतलब कंसेप्ट समझना है बस आपको, तो ध्यान नहीं रखना, ठीक है, ताकि आप अपनी लैंग्वेज में तो बना ही लोगे। ओके, तो ड्रॉ इसमें कहीं भी कर सकते हैं। इसमें एक स्मॉल ले लेते हैं सरफेस DS1, क्योंकि S1 पे तो DS1 लेंगे, और ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है इसके, तो आप याद रखिए ये DS1 एरिया वेक्टर हो गया। ओके, एक मिनट रुकना, मैं पेन ले लेता हूँ भाई। अब इसके अलावा इस पे भी ले लेते हैं, एक ले लिया। ओके, इस पे ले लिया, क्या लोगे, DS3 का एरिया वेक्टर हो गया। यहाँ लेंगे इस पॉइंट P के पास में, ये लेंगे DS2, और ये हो जाएगा DS2 एरिया वेक्टर। आई बात समझ, क्यों लिया गया ये समझ में आया। S1 पे तो ये ले लिया गया, S2 पे तो ये ले लिया गया, S3 पे तो हो गया। तो ये तीसरा पॉइंट भी खत्म। अब आपका चौथा पॉइंट जो है वो है
ड्रॉ स्टेप 4 ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सिमेट्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ड्रॉ करेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत है। अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन से ये ऐसे दिख रहा है, ठीक है। वैसे ये सिलेंडर है भाई, तो ये 3D में होगा, इधर भी ये लाइन होगी, उधर भी होगी, उधर भी होगी। इस पूरे सिलेंडर के ऊपर ऐसे कोरोना की तरह ऐसे निकले होंगे, क्या क्या बोलते हैं उसको, कील जैसा कुछ निकला होगा। जो भी भाई, भावनाओं पे जाओ, मतलब शब्दों पे नहीं, भावना पे जाओ, कहना क्या चाहता हूँ मैं। ओके, आ गया। नेक्स्ट ये 4 हो गया आपको। अब क्लियर कट आपको थोड़ा सा स्टेप 4 में इलेक्ट्रिक फील्ड और एंगल्स पे आइडेंटिफाई करना है। ये स्टेप अब मैं स्टेप 5 में जाता हूँ। स्टेप 5 अप्लाई गॉस थ्योरम हो गया, बस इतना ही क्वेश्चन है। बोर्ड में 5 नंबर का आता है ये, अप्लाई गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम को एक बात बताओ, सबसे पहले गॉस थ्योरम फ्लक्स निकालने का तरीका होता है। फ्लक्स, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, क्लोज्ड सरफेस, यहाँ लिखते हैं क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन लिखते हैं, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन। ओके, ई डॉट डी एस, यही तो करते हैं भाई। मैन बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स तो यही है। गॉस थ्योरम से तो सीधा सीधा आंसर होता था क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये अब ये क्लोज्ड सरफेस थी, कितनी सरफेसों से मिलकर बनी होती, 3 सरफेस, तो तीनों को तोड़ दो, तीनों को तोड़ देते हैं। कौन कौन सी में, अभी तोड़ देते हैं भाई तीनों में। तो तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, इक्वल टू का साइन लगा देते हैं यहाँ पे, ऐसे तोड़ेंगे, S1 S2 S3, तीनों को ऐसे अलग अलग तोड़ देंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, E डॉट DS1, फिर दूसरी सरफेस कौन सी थी, E डॉट DS2, फिर तीसरी सरफेस कौन सी थी, E डॉट DS3। अब एक बात बताओ, यहाँ तो क्लोज सरफेस था, क्या यहाँ क्लोज लगेगा, जी नहीं। ये S1 क्लोज थोड़ी है, S1 तो ओपन है। S2 क्लोज है, नहीं ओपन है। S2 ओपन है, S3 ओपन है। लेकिन ये तीनों मिलके क्लोज बना रही थी, तभी तो मैंने यहाँ लिखा। क्या S1 क्लोज है, जी नहीं। S2 क्लोज है, जी नहीं। S3 क्लोज है, जी नहीं। तीनों इकट्ठी होती तब क्लोज हुई थी, जी हाँ, तो ये क्लोज लग गया, ठीक है। ओके, अब अपन ऐसे करते हैं। अब मुझे बताओ, इसका एंगल लिख देते हैं। इस EDS के एंगल कितना, 90। तो यहाँ तो आ जाएगा S1 एज इट इज EDS1 cos 90। अब आप समझ जाओगे कि ये 0 हो जाएगा, प्लस इनके बीच में एंगल कितना है, यहाँ एरिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसके बीच में एंगल कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ ही है और ये इसके, तो इनके बीच में 0 एंगल है। तो S2 वाले में EDS2, ठीक है। मच्छर ने तंग कर दिया, एक बार मुझे मच्छर मारने दो, फिर तुम्हें पढ़ाते हैं भाई। ओह, मार दिए, चलो ठीक है। EDS cos 0 डिग्री, प्लस इस तीसरे वाले में EDS3 cos 90। अब यार देखो कहाँ पता लग रहा है, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये इधर है 90 के एंगल। एरिया वेक्टर उधर है, इधर है 90, लेकिन ये इधर है, ये भी इधर है 0 डिग्री, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल देखना था। ओके, तो इन दोनों की वजह से 0 होगा भाई। तो टोटल फ्लक्स आपका क्या होगा, फ्लक्स जो होगा वो होगा EDS2, सिर्फ ये होगा S2 की वजह से EDS2, यही होगा। ओके, अब क्या करते हैं, E तो सिमेट्री से कांस्टेंट है, क्योंकि जितना देखो R उतना दूर है, उतना भी उधर ही R है। सिलेंडर की रेडियस तो सेम ही होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सब डिस्टेंस बराबर है। याद है इलेक्ट्रिक फील्ड का KQ डिवाइडेड बाई R², तो R सबका सेम है, मतलब इस पूरे सिलेंडर का। तो E बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और अंदर DS2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब DS2 क्या है, डीजे स्मॉल पोर्शन ऑफ S2 सरफेस। अब S2 क्या है, कर्व्ड सरफेस ही तो है। तो कर्व्ड सरफेस का टोटल आंसर क्या होता है, एक सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRL, 2πRL। तो ये फ्लक्स का एक आंसर तो आपका ये हो गया। आई बात सुनने। अब गॉस थ्योरम से निकालते हैं, जो गॉस थ्योरम का रियल प्रिंसिपल है, बाई गॉस थ्योरम। बाई गॉस थ्योरम से क्या होगा, बाई गॉस थ्योरम अब फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है Q इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब इसमें कितना चार्ज था, अब ये कैसे पता करेंगे। तो ये चार्ज पता करने का अब एक तरीका ये याद है ना भाई। अब मैं थोड़ा पेज पलट रहा हूँ। अब Q इनक्लोज्ड कैसे पता कर लेते हैं, लो भाई साहब पेज ही खत्म हो गया, वाट लग गई।
चलो ठीक है, इसके पीछे कर लेता हूँ। ओके, मुझे बात बताओ कि क्यू इनक्लोज्ड क्या होगा। क्यू इनक्लोज्ड, तो क्यू इनक्लोज्ड देखो, आपने एक लैम्डा की डेफिनेशन पढ़ी होगी ना, व्हाट इज लैम्डा। तो लैम्डा आपने पढ़ा होगा, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी इज द डी क्यू बाई डी एल। तो डी क्यू क्या होगा, यहाँ से डी क्यू अगर आप निकालोगे तो लैम्डा डी एल होगा। यहाँ पर क्यू इनक्लोज्ड की बात हो रही है, टोटल चार्जेस की बात हो रही है, तो उधर ये डी एल हट जाएगा भाई। हम डी क्यू को जब आपने डी क्यू मतलब स्मॉल चार्ज को जब आपने टोटल चार्ज लेके कर लिया है, तो लेंथ भी तो ये हो जाएगी, तो लैम्डा एल हो जाएगी। यानी कि क्यू इनक्लोज्ड की जगह आप ये लिख सकते हो। तो अब पीछे से आ जाओ, क्या दो क्या क्या थे, एक तो ये सेकंड वाला, ये इसको सेकंड कर लेते हैं। ओके, और ये फर्स्ट, इन दो इक्वेशन आप देखो, फ्लक्स का पहले वाले आंसर से क्या आया है, ई 2πr एल, ई फाई का ई पाई ई 2πrl, और सेकंड से आया है आपका क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको सही से आप लिखोगे तो लैम्डा एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को, अरे क्या हो रहा है, एक मिनट रुकना भाई। हाँ, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को करा देते हैं कंपेयर। ठीक है, जैसे ही आप कंपेयर कराओगे तो क्या हो जाएगा, ई 2πrl, और सामने इधर लिखा होगा लैम्डा एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ओके, अब क्या होगा, एल एल कट गया, तो एल का देखो यहाँ कोई रोल नहीं है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ गया लैम्डा डिवाइड बाई 2π, ये आर इधर नीचे आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, पॉजिटिव है तो यहाँ में कई बुकों में एन कैप या आर कैप दिया होता है, अगर वेक्टर फॉर्म है। मैंने तो सिर्फ क्या निकाला, स्केलर फॉर्म निकाला, इसका वेक्टर फॉर्म भी आप इसका निकाल सकते हो। ठीक है, ओके। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि अगर इसके बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में निकालना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर निकालना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज आर का अगर ग्राफ ड्रॉ करने का, तो ऐसा ग्राफ होता है, क्योंकि इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, जी नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके। याद है ना, इस पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सिर्फ इसमें आर का ही है। ठीक है, ये चीज़ें आपको धीरे धीरे मेरे हिसाब से समझ में आई होगी। अब समझ में नहीं आ रही होगी तो भी भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक से तो मैंने समझाया था। अब इसको आप ऐसे करो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसी फॉर्मूले को। तब ये फॉर्मूला कुछ बुक में ऐसे लिखा होता है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो यहाँ कज्जा बन जाएगा। जैसे ही ऊपर नीचे 2 से कराओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ ऐसे बन जाएगा, 2 लैम्डा डिवाइड बाई 4π एप्सिलॉन नॉट आर। ये 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के, तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा डिवाइड बाई आर। ये भी आपको कहीं कहीं दिखा जाए तो आप बोलोगे सर आपने वहाँ तो ये था, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा, आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। अब ये तो था एक भाई लाइन चार्ज का। अगर लाइन चार्ज की जगह एक सिलेंडर उगल जाएगा तब क्या होगा, अगर माना कि चार्ज्ड सिलेंडर होगा तब क्या होगा, सिलेंड्रिकल नॉन, ये केस 2 बता रहा हूँ, केस 2, केस 1 तो अभी किया था, तो अभी ये केस 2, नॉन चार्ज सिलेंड्रिकल नॉन कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टर ही कर दो, कंडक्टर इतनी भाई अंग्रेजी अच्छी नहीं है। इनफाइनाइट, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो तो छोड़ देना भाई, इनफाइनाइट लेंथ, बस मेरी भावनाओं पे समझ जाना। ठीक है, अब क्या होगा, मतलब वो तो आपने एक पतली सी लाइन मानी थी, अगर माना कि ऐसे होता तो प्लस 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 प्लस, ये एक सिलेंडर के रूप में होता, ऐसे होता तब, और इनफाइनाइट तक जाता। अगर ऐसे होता तब एक बात बताओ, अब इसके अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता तब क्या होता, इसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता तब क्या होता, और अंदर पूछा जाता, इसकी रेडियस आप कैपिटल आर मान लो। ठीक है, इसके अंदर मतलब इसके सेंटर से कुछ दूर पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछते तब क्या होता। अब यही कंसेप्ट स्टेप, यही सेम स्टेप लगेंगे, सेम स्टेप लगेंगे। अब मैं देखूंगा कि कौन कर सकता है इसको, ट्राई करना, आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी कोशिश करना। अगर आप इसको कर देते हो, सच में आपने स्टेप सीखे हैं। अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हो तो आपने स्टेप रट्टे हैं, आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ओके, इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना भाई।
ओके, ठीक है। ये पूरा एक सिलेंडर है भाई, ध्यान रखना। तो यहाँ एक बात आप क्लियर कट समझ लेना, यहाँ लैम्डा यूज़ नहीं होगा, पूरे वॉल्यूम में चार्ज फैले हुए हैं, तो यहाँ रो यूज़ होगा। इतनी हिंट दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। और क्यू इनक्लोज्ड बहुत अच्छे से समझना, क्यू इनक्लोज उसको बोलते हैं जो गॉसियन सरफेस आपने मानी है। यहाँ करोगे तब यहाँ गॉसियन सरफेस मानोगे, सरफेस के ऊपर करो सरफेस तक गॉसियन, अंदर करोगे तो अंदर तक गॉसियन सरफेस मानोगे, ठीक है। और सिलेंड्रिकली गॉसियन सरफेस होगी। तो एक बात यहाँ से आपको समझ में आ जानी चाहिए कि गॉसियन सरफेस के अंदर वाले चार्ज होंगे ना, वही आएगा क्यू इनक्लोज्ड में। बाकी इतनी हिंट काफ़ी है। ओके, हाँ भाई। अब एक और चीज़ कि अगर माना कि कुछ ऐसा, एक जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, जनरल बता देता हूँ इसके लिए, कि अगर मान इनफाइनाइट ना होके कुछ ऐसा होता जनरल वे कि अगर ऐसा होता कि यहाँ से r डिस्टेंस दूर पे एक चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज मतलब लाइन चार्ज है, और इसकी लेंथ तो कुछ l दे रखी है, ठीक है, लेंथ कुछ l दे रखी है, और ये इतनी ही लेंथ है, इनफाइनाइट नहीं है, l लेंथ ही है, और यहाँ एंगल बना रही है इसके साथ में अल्फ़ा, और इसके साथ में एंगल बना रही है बीटा, और जो कि इस पॉइंट P है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता करना r डिस्टेंस दूर। तो यहाँ जनरल क्या फॉर्मूला होगा? इनफाइनाइट वाले में तो आपने देखा क्या इनफाइनाइट वाले में आंसर निकला था, आपने अभी देखा था इस तरह। इनफाइनाइट वाले में तो ये आंसर निकलेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। लेकिन इसमें क्या निकलेगा? इनफाइनाइट होने का मतलब क्या होता है? ये अल्फ़ा कितना होता है 90, बीटा भी कितना होता है 90। यहीं से जनरल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, और वो आंसर होगा जैसे कि आपने याद रखा था ना 2k लैम्डा, तो यहाँ सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में याद रखना है k लैम्डा अपॉन r, इतना तो याद रखना, 2 भूल जाओ। अब यह लिखने ना साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये जनरल फॉर्मूला है। अब बोलोगे सर ये क्या करा दिया आपने? मैं बोलूँगा कि यहीं से सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। अगर माना कि इनफाइनाइट होगा, इफ़ इनफाइनाइट, अगर लेंथ इज इनफाइनाइट, अगर लेंथ इनफाइनाइट होगी, वैसे ये है इतनी है, लेकिन अगर ये इनफाइनाइट होती जाएगी तो ये एंगल बढ़ता जाएगा, और बढ़ते 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 इनफाइनाइट होगा, ये थीटा अल्फा कितना हो जाएगा 90, और इधर भी इनफाइनाइट होगा तो बीटा भी कितना हो जाएगा 90। तो अब देखो साइन अल्फा भी कितना हो जाएगा 1, और साइन बीटा भी कितना हो जाएगा 1, क्योंकि साइन 91 होता है और ये भी साइन 91, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का 2, यहाँ से 1 और 1 2, 2k लैम्डा अपॉन r। ये आ गया नहीं आ गया? एग्जैक्ट वही आया कि नहीं है? तो ये जनरल फॉर्मूला हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो ये जनरल फॉर्मूला है भाई साहब, ठीक है। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें कल अपन शुरू करेंगे शीट, और उसके बाद पढ़ेंगे स्फेयर, फिर ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। वैसे इस चैप्टर में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का भी टॉपिक है, लेकिन उसको मैं अलग से कवर करूँगा, ठीक है। ये चीज़ें आप समझने की कोशिश करना। और एक और आपको होमवर्क देता हूँ, एक दो पॉजिटिव चार्ज है, तो इनमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगा, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इनका लाइनों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव की तरफ जाती है, तो यहाँ क्या होगा फिर, ठीक है। इन दोनों का भी आप पैटर्न ड्रॉ करना, आपके NCERT में है। ओके ओके बेटे, गुड नाइट।